हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस पे। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए आपको यहां पर काफ़ी मदद मिलेगी। नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप सेट पीजीटी या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा कोई और भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। एंड अब बात करें वीडियोस की, तो इन सभी से जुड़े हुए वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी 2020 के अलावा आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, उन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूज़ में है भारत में रासायनिक आपदा और सुरक्षा उपाय। तो ये हेडिंग देख के आप लोग वीडियो को ये मत सोचिएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर, जो नेट का फर्स्ट पेपर होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आंध्र प्रदेश में अभी जल्दी आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम है, वहाँ से 15 किलोमीटर एक दूर पर एलजी पॉलीमर कारखाना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर दूर एक एलजी पॉलीमर कारखाना है, वहाँ से स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ है। ठीक है, कारखाने का नाम, स्टेट का नाम, ठीक, एलजी पॉलीमर कारखाने से स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ है। ठीक है, किस गैस का? स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ है, जिससे कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, आगे फैक्ट की बात करें तो ये जो कारखाना है, ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, यानी कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें पॉलीस्टेरेन तथा जो प्लास्टिक यौगिक है उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, पॉलीस्टेरेन तथा जो प्लास्टिक यौगिक है इनका निर्माण इस कारखाने में किया जाता है। इस दुर्घटना से जो कारखाना है उसके आसपास के जो 5 गांव हैं, जिसमें लगभग 2000 से अधिक जो निवासी हैं वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टायरिन के बारे में। ये जो जिस गैस का रिसाव हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लैटेक्स के निर्माण में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्वलनशील तरल है, इसका यूज़ पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लैटेक्स के निर्माण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा चलाई गई वेबसाइट टॉक्स टाउन के अनुसार स्टायरिन वाहन तथा सिगरेट के धुएं तथा फलों एवं सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी यह पाया जाता है। अब स्टायरिन के संपर्क से जो प्रभाव होता है उनकी अगर हम बात कर ले तो स्टायरिन के अल्पकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी समस्या, आँखों में जलन, श्लेष्मा झिल्ली में जलन संबंधी समस्याएं, ये सब उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि दीर्घकालिक संपर्क में जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है वह प्रभावित हो सकता है, कुछ मामलों में कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो प्रभाव है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, लक्षण की बात करें तो स्टायरिन से उत्पन्न होने वाले लक्षणों में सिर दर्द होना, सुनने में कमी आना, थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी शामिल है। अब आगे देख लेते हैं जो रासायनिक आपदा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये क्या होती है। रासायनिक आपदा से तात्पर्य उन दुर्घटनाओं से होता है जब मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थ का वातावरण में मुक्त हो जाए। ये जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ है ये वातावरण में मुक्त हो जाए। ठीक है, आगे देखें तो रासायनिक आपदाओं से के जो कारण होते हैं, रासायनिक आपदाओं के संभावित जो कारण हैं उनकी बात करें तो प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता, मानव त्रुटियां, तकनीकी त्रुटियां, प्रबंधन संबंधित त्रुटियां, प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटना, खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन, वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना, लोगों की अशांति के दौरान कारखानों में तोड़फोड़, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये जो कारण है इनको आप लोग भी अच्छे से देखिएगा। आगे बात कर लें, जो भोपाल गैस त्रासदी है वहाँ पर जो रासायनिक आपदा संबंधी उससे संबंधित जो कानून था इसके बारे में बात कर ले। आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट पेपर में, तो चलिए इसके बारे में देख
देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के समय तक जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें रासायनिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की आपराधिक देयता को निर्दिष्ट करने वाला एकमात्र प्रासंगिक कानून था। रासायनिक आपदा संबंधी प्रावधानों को धारा 304 ए में शामिल किया गया है। तो धारा देख लीजिएगा, रासायनिक आपदा संबंधित प्रावधानों को धारा 304 ए में शामिल किया गया है। यह धारा लापरवाही के कारण लोगों की मौत से संबंधित है तथा इस धारा के तहत अपराधी को अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। वर्ष 1996 के यानी 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद भोपाल गैस त्रासदी के आरोपों को पुनः निर्धारित किया गया। निर्णय के अनुसार इस प्रकार बात के कोई प्रमाण नहीं है जो यह दिखा सके कि आरोपी को दुर्घटना का पूर्वानुमान था कि गैस रिसाव होगी। ठीक है, आगे बात कर ले तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद के जो प्रमुख कानून हैं उनकी बात कर ले तो भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने तथा सुरक्षा उपायों एवं दंडों को निर्दिष्ट करने संबंधी कई कानूनों को पारित किया। इनमें से कुछ जो थे उनकी बात कर ले तो भोपाल गैस रिसाव यानी दावों का निपटान अधिनियम 1985। इस अधिनियम ये अधिनियम है वह केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े या उससे जुड़े दावों को सुरक्षित रखने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दावों का तेजी तथा न्यायसंगत तरीके से निपटान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो आपको एक्ट अच्छे से देखना है। आगे बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यह जो अधिनियम है वह केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण सुधार के उपाय अपनाने, मानकों को निर्धारित करने तथा निरीक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की। ये जो अधिनियम है वह खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए है। ठीक है, आगे बात कर लें राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन उन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों के प्रतिबंधों के बारे में अपील सुन सकता है। अब बात कर लें हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण है वो क्या है, जो एनजीटी है अधिनियम 2010। ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक एनजीटी की स्थापना की गई है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित इसका जो प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है, जो औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश देने का कार्य करता है। अब भारत में रासायनिक आपदा की स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है यानी एनडीएमए, इनके अनुसार हाल के दिनों में देश में 130 से अधिक प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 259 लोगों की मौतें हुई हैं तथा 560 से अधिक लोगों को बहुत ही अधिक शारीरिक नुकसान भी हुआ है। देश के 301 जिलों में फैली 1861 से अधिक प्रमुख रासायनिक खतरों वाली इकाइयाँ हैं। इसके अलावा हजारों पंजीकृत एवं खतरनाक कारखाने तथा असंगठित क्षेत्र भी हैं। निष्कर्ष के तौर पे देख ले तो जो एनडीएमए है इसके द्वारा जारी दिशा निर्देश रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों के कार्मिकों से सक्रिय भागीदारी, बहुविषयक एवं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग करते हैं। इस दिशा में एनडीएमए के साथ साथ राज्य सरकारों तथा सभी हितधारकों को मिलकर रासायनिक आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, न्यूज़ में है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, जितने भी अधिनियम बताए गए हैं ये इसका पूरे बारे में इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को देखना है। अगर ये फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।